गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है धोलावीरा। तो आपने अभी हमारी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा जिसमें राज सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये धोलावीरा के बारे में। जो धोलावीरा है वो आपको पता है कि 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको डिक्लेयर किया गया इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा। तो इंडिया में अब टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। अभी रिसेंटली 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि रमापा टेम्पल है उसको भी डिक्लेयर किया गया था। तो अब इंडिया में जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें 32 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट है और 1 जो है वो मिक्स है, मतलब वो दोनों ही कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। ठीक है। तो धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो आप कर चुके हो उसके बारे में, और जिसने नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ। जो राज सर ने जो धौलावीरा के बारे में बताया वो मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम है। ठीक है। तो धौलावीरा जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है खादीर बेत में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ती है ये साइट। और ये हड़प्पन साइट है ऑफ कोर्स, ये तो आपको पता ही है। और इसको लोकली जो है वो कोतादा तिम्बा बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी लोकेशन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके ऊपर, इसके वहाँ से गुजरती है धौलावीरा से। अब ये जो है 6th लार्जेस्ट जो है साइट है। कहा जाता है कि 6th लार्जेस्ट है, बट ये जो टोटल 5 लार्जेस्ट साइट्स है उसमें से एक है ये जो ये धौलावीरा साइट है। अब ये 1500 साल का इसका टोटल जो है वो एक तरह से पीरियड रहा है यहाँ पर, सिविलाइजेशन जो 1500 साल तक रही है। और हड़प्पा का तो आपको पता है कल्चर टोटल 4500 साल का कल्चर है, उसमें से 1500 साल जो है वो धौलावीरा में लोग रह चुके हैं। ठीक है। कई बार लोग आते रहे, कई बार लोग जाते रहे, 5-6 बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने इसको धौलावीरा को ऑक्यूपाई किया, फिर वो वापस चले गए वहाँ से किसी भी वजह से, फिर दोबारा आके उन्होंने उसको जो है वो एक तरह से पॉपुलेट किया। तो ऐसा चलता रहा। ठीक है। तो कोतादा का मतलब क्या होता है, जिस पे नाम जो हमने देख रहे हैं ना, कोतादा तिम्बा, कोतादा मतलब होता है लार्ज फोर्ट। तो ये ऐसा एरिया है, 100 हेक्टेयर्स का सेमी एरिड लैंड है, वहाँ पर ये खादीर आइलैंड के ऊपर ये पड़ती है साइट। ठीक है। इसके अंदर 2 सीजनल नाला निकलते हैं। नाला का मतलब वो नहीं है जो आप कन्वेंशनल सोच रहे हो, मतलब छोटी नदियाँ या छोटा एक तरह से कनाल जो होता है उसको नाला भी कहते हैं। ठीक है। तो मानसर नॉर्थ में से निकलता है और मानहर जो है वो साउथ से निकलता है। ठीक है। फिर इसको साइट को जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1967 में अनर्थ किया था, और उसके बाद 1980s और 90s में इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। खासकर एक आर एस बिष्ट जी जो थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो गैदर करी है। ठीक है। फिर इसमें हमको बहुत सी चीज़ें देखने को मिली इस साइट से, जैसे कि टेराकोटा पॉटरी, बीड्स, गोल्ड एंड कॉपर ऑर्नामेंट्स, सील्स, बहुत सारी हमको चीज़ें देखने को मिली। और हमको ये भी देखने को मिला कि इस साइट का यूज़ किया गया मगान और मेसोपोटामिया के साथ एक्सटर्नल ट्रेड करने में। मगान कौन सा एरिया है? ओमान पेनिनसुला वाला। मेसोपोटामिया तो आपको पता है इजिप्ट वाला एरिया है। ठीक है। तो उनके साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी किया जाता था इसी साइट के साथ। जो हड़प्पा के लोग यहाँ से ही इधर इसी एरिया से जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। ठीक है। फिर हमको 10 लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब वर्ल्ड का जो अर्लीस्ट साइन बोर्ड है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर वही कन्वेंशनल, आपको पता है ना, जो सिटाडल और लोअर टाउन, वो भी वही उसी तरह का स्ट्रक्चर होता था यहाँ पर, मिडल और लोअर टाउन वाला। और सन ड्राइड ब्रिक्स और स्टोन मैसनरी का यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरह से टाउन प्लानिंग यहाँ पर की गई है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटेशन का। एक लार्ज स्टेडियम भी हमको यहाँ देखने को मिला है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट था, कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर सा देखने को मिला है हमको। तो बहुत ही एक तरह से हमारे को ये वेल डिवेलप्ड साइट थी। ठीक है। अब सबसे फेमस ये किस चीज़ के लिए? वाटर रिसोर्सेज के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छे रिजर्वायर बनाए गए हैं, वाटर चैनल्स बनाए गए हैं। फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा प्लानिंग की हुई है, अंडरग्राउंड तक रिजर्वायर बनाए गए हैं वहाँ पर। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी वहाँ पर यूज़ किया गया कि जो पानी का जो बारिश के पानी को भी वहाँ पर सेव करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए थे। तो इसका जो साइट का डिक्लाइन शुरू हुआ, 5 से 7 स्टेजेस हुई, मतलब कि लोग आते रहे फिर जाते रहे, लोग आते रहे जाते रहे। और धीरे धीरे ये 5 से 7 स्टेजेस में लोग आए गए हैं यहाँ से, और फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर आना जाना बंद हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म हो गई। टोटल 1500 सालों तक जो ये सिविलाइजेशन चली है। ठीक है। अब इसके आसपास ही लोथल भी है, जिसको हम यहाँ पर, हम आपको पता ही है, नेशनल अपना मैरीटाइम हेरिटेज जो है कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है। तो वो लोथल भी बहुत फेमस, आपको पता ही है, वो भी हमने डिस्कस किया था। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, धौलावीरा। सो as you know, Dholavira has been accepted
by the UNESCO World Heritage list as the 40th site in India. So total India has 40 sites now, which includes 32 cultural sites, 7 natural sites, and 1 mixed property. So mixed property means it's also culturally and naturally important. So this Dholavira, let us see about this Dholavira. So this is an archaeological site at Khadir Bet in Bhachau Taluka of Kutch district in Gujarat. Okay, so this is also locally known as Kotada Timba. So Kotada means large fort. So this was fortified. It was a fortified town. That's why it is known as Kotada Timba. So its location is on the Tropic of Cancer, and it is one of the 5 largest Harappan sites. The entire Harappan civilization dates back to 4500 years ago, and this particular site, this Dholavira, uh, it hosted human civilization for almost 1500 years. Okay, so it is located in on 100 hectares of semi-arid land on the island of Khadir, which is located in Greater Rann of Kutch, of course. And there are 2 seasonal nalas, so basically streams of water, Mansar in north, Manhar in south. And this site was first excavated by the Archaeological Survey of India in 1967. So Mr. R.S. Bisht, he excavated the site fully since 1989, and it between 1990 to 2005 several uh, important artifacts were recovered from this area, such as terracotta pottery, beads, gold and copper ornaments, etc. And it also highlighted that there was external trade with Magan, that is Oman Peninsula, and Mesopotamia, that is the Egypt. Okay, Egypt Peninsula. So this external trade was an important character of this site. We have also seen large stone inscriptions. So we have seen we have seen the world's earliest signboard. The system of town management was similar to that we have seen in Lothal, where there was a citadel and a lower town. So citadel was in the center of the town, and middle and lower town were located around that citadel. Okay, so sun dried bricks and stone masonry was used. So there was remarkable town planning. It is famous for underground drainage system for sanitation. A large stadium has also been found in this area with it was a complex structure, but a very well seating arrangement. This site was almost built by the stones instead of bricks, so it is a very durable site, we can see. And this site is very famous for its sustainable use of water resources. Even underground reservoirs were made so that they can store the rainwater. So a rainwater harvesting system was also there. Okay, so this Dholavira was one of the world's earliest water conservation system ever excavated. It had a construction of it had an entire network of reservoirs and water channels so that sustainable use of water resources can be maintained. And there were more than 5 or 7 times that people occupied this land, and then they abandoned it. So almost 5 to 7 stages of civilizational migration or migration of people happened in this area. After the fifth or seventh stage, the people left this site permanently, and that's why this Dholavira has been a very important site in a Harappan civilization. So for more details, for precise your precise examination syllabus, I will share the link of the Raj sir's video, which he has made yesterday, and he has discussed this particular site very importantly and very significantly, so that you can attempt all the questions with respect to pre and mains also.
ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल। तो अभी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है इस बिल को, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल को, और अब जो है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये एक्ट बन जाएगा और लाइट हाउस एक्ट जो है उसको ये रिप्लेस करेगा। तो हुआ क्या कि बैकग्राउंड क्या है इसका, कि लाइट हाउस पहले यूज़ किए जाते थे ना, आपको पता है कि जो शिप आती थी उसको बताया जाता था कि उसको कहाँ मुड़ना है, उसको एक लाइट हाउस होते थे ऊपर से जो है उनको इशारा किया जाता था कि इस साइड आपको जाना है या क्या कौन सी जगह पर आपको रुकना है, ठीक है। तो उनसे वन वे कम्युनिकेशन होता था उसमें, ठीक है। शिप वाले जो हैं वो लाइट हाउस को कुछ बोल नहीं सकते थे, लाइट हाउस जो है लाइट के माध्यम से शिप्स को गाइड करते थे, ठीक है, कि किस साइड जाना है। अब लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब लाइट हाउस जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, लाइट हाउस की जगह पर ऑफकोर्स अब वेसल जो है वेसल्स जो का जो ट्रैफिक सर्विस जो होता है, ट्रैफिक सर्विसेज होती है जो, वो आ चुका है, ठीक है। तो वेसल्स ट्रैफिक सर्विसेज जो हैं अब उसको रिप्लेस कर चुके हैं लाइट हाउस को, अब टू वे कम्युनिकेशन होता है। अभी वेसल्स ट्रैफिक सर्विसेज जो होती हैं वो ही बताती हैं शिप्स को कि आपको किस साइड जाना है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं रेडियो का यूज़ करके और डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज़ करती है, ठीक है। तो पहले सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता था, लाइट का यूज़ करते थे, अब आपको पता है कि डिजिटल और रेडियो एड्स का यूज़ करके जो है वो एडवांस कम्युनिकेशन आ चुका है। लेकिन हमारा पुराना एक्ट जो ये लाइट हाउस एक्ट 1927 का, ये अभी तक सिर्फ लाइट हाउस के वाले ही जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अराउंड ही बनाया गया था, तो उसको रिप्लेस करने की बहुत ज़रूरत थी। तो इसलिए अब ये बिल को लाके इसको रिप्लेस किया गया, और अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमारा मॉडर्न जो है एड्स आ चुके हैं नेविगेशन के लिए, तो इसलिए इसको बिल को लाया गया है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स अब एक तो लीगल फ्रेमवर्क मिल जाएगा जो इस कम्युनिकेशन को, जो डिजिटल और रेडियो एड्स लेड जो कम्युनिकेशन है, ठीक है। पहले तो सिर्फ हम लाइट हाउस के लिए ही एक फ्रेमवर्क था, बट अब जो ये वेसल ट्रैफिक सर्विसेज जो प्रॉपर हो चुकी है उसके लिए अब ये पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क बन चुका है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अच्छी हो पाएगी, क्योंकि अब इसको जब एक तरह से लीगल फ्रेमवर्क मिल गया तो फिर जो वेसल ट्रैफिक सर्विसेज में लोग जो इसमें ऑपरेट करते हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट का भी इसमें जो है प्रोविज़न है, ताकि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम उनके स्किल डेवलप कर सके, ये प्रोविजंस भी इसमें डाले गए हैं। फिर ऑडिटिंग और एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो कि इन लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको भी उनकी ऑडिटिंग और एक्रेडिटेशन की भी बात की गई है इसमें, ठीक है। फिर मार्किंग ऑफ रैक इन जनरल वाटर्स, रैक का मतलब क्या होता है कि कोई शिप अगर ख़राब पड़ी है तो उसको मार्क करना कि यहाँ उसके आसपास कोई शिप ना जाए, मतलब कि अगर कोई शिप आ रही है तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो शिप जो सामने खड़ी है वो ख़राब है, वो चल नहीं रही है, और या फिर कोई ऐसा पॉइंट, एक एरिया जहाँ पर जो है शिप्स जो हैं वो डूब सकती हैं, तो उसको जो है मैप में मार्क करना और जो लोगों को कम्युनिकेट करके बताना, तो उस सारी चीज़ों का भी जो है वो बेनिफिट्स होंगे कि अब उनको जो है वो लीगल फ्रेमवर्क मिल गया, तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से की जा सकेंगी। फिर लाइट हाउस भी डेवलप किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि लोगों को पसंद होते हैं लाइट हाउस, आपको देखने में अच्छा लगता है उस एरिया में, तो उसको डेवलपमेंट की बात भी की जा रही है इस बिल के अंदर, ताकि जो है एजुकेशन, कल्चर और टूरिज्म के लिए उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस topic in English, Marine Aids to Navigation Bill. So the Parliament has passed this bill and it will replace the 90-year-old Lighthouse Act of 1927. So the background is that earlier we used the old technology of lighthouses to guide the ships who were navigating the waters, and now this technology has been replaced with modern digital communication and radio aids, and the bill or the act that was dealing with this navigation of ships, it was lighthouse act. So it was an old act which was dealing with the old technology, which was this lighthouse. What was this lighthouse basically? So these lighthouse were using lights to guide the navigation of ships. So it was a one-way communication, that too with the use of lights and not digital or modern communication. So now when these new forms of communication have replaced this lighthouse, so it is important that we update our legal framework also, and that's why Marine Aids to Navigation Bill has been introduced and passed by the Parliament. Okay, so now we have vessel traffic services instead of lighthouses. So these traffic services are similar to air traffic services. They also manage these ships and their navigation according to the modern technology, like the air traffic controller does. So now this legal framework will be provided to these vessel traffic services, and there are several benefits of it.
Okay, of course, it will be given a legal framework. This vessel traffic services will be managed effectively. Skill development of those people who are operating in these vessel traffic services will be taken care of under this bill. Auditing and accreditation of these institutes who are training these people who are operating in this marine in these vessel traffic services, these accreditation of institutes will be taken care of under this bill. Similarly, new lighthouses will be developed so that we can take care of the uh, educational, cultural, and tourism practices that come with this that come with these lighthouses. Okay, so now let us see the next topic, which is नौका. तो रशिया का एक मॉड्यूल है जो कि पीर्स कहलाता था, उसको जो है अब रशिया ने डिस्कार्ड कर दिया है. उसकी जगह पर अब जो है वो एक बड़ा और एक बेटर जो है न्यू फॉर्म ऑफ जो मॉड्यूल है नौका जो है उसको उन्होंने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल किया है. ठीक है, तो ये एक तरह से रिसर्च लैब है रशिया की. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो आपको पता है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ का, रशिया, कनाडा, यूएस, फिर इसके अंदर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सारे मिलके जो है एक उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉट्स या फिर कॉस्मोनॉट्स भी जिनको हम कह सकते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर रिसर्च करते हैं. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 200-250 जो रिसर्चर्स अभी तक वहाँ पर जा चुके हैं उसके अंदर रिसर्च करने के लिए सेवरल कंट्रीज से जाते हैं और आईएसएस में रिसर्च करते हैं. ठीक है, तो एक तरह से वहाँ पर स्पेस के अंदर बनाई गई एक इंटरनेशनल लैब है, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए जो है स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं. ठीक है, तो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में ही उसको बनाया गया है. आपको पता ही है, हमने कई बार पढ़ा भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में. तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही उसको लोकेट किया गया ताकि यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स जाएँ, वो वहाँ पर स्पेस कंडीशंस में जो है वो अपनी रिसर्च कर सकें. ठीक है, तो ये नौका क्या है? नौका सबसे बड़ी स्पेस की लेबोरेटरी होगी रशिया की अभी तक की. ठीक है, ये एक रिसर्च फैसिलिटी होगी और ये ज्वेज़डा मॉड्यूल जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, वहाँ पर ये जहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते थे वहाँ जो लोकेटेड थे उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है जो कॉस्मोनॉट्स होंगे वो अपनी रिसर्च किया करेंगे नौका के अंदर. ठीक है, इसी के थ्रू वो बाहर भी जा पाएंगे, स्पेस वॉक्स भी कर पाएंगे. ठीक है, नौका जो है वो एक तरह से एक डॉकिंग पोर्ट होगा, इसी के अंदर वो रिसर्च करेंगे, यहाँ से वो बाहर भी जा सकेंगे और जो है ये एक मेन रिसर्च फैसिलिटी होगी रशिया की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस तरह की रिसर्च की जाती है? 243 पीपल जो है 19 कंट्रीज से टोटल अभी तक जो है वो जा चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और अलग अलग तरह की रिसर्च 3000 तरह की रिसर्च पेपर्स और एजुकेशनल इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं. जैसे कि बायोलॉजी के बारे में रिसर्च करना. ठीक है, कि कोई फूड सब्सटेंस है या कोई भी आप समझ लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो स्पेस लाइक कंडीशंस में कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में रिसर्च करना. ठीक है, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजिकल मटेरियल या स्पेस साइंसेज, इन सब के बारे में रिसर्च वहाँ पर की जाती है. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Nauka. So Pirs, it was an docking port for spacecraft attached to the International Space Station. It has been detached from the ISS and now it has been replaced by Nauka. So Nauka will be the new on the main research facility of Russia in the International Space Station. So you know that International Space Station is a joint venture of several countries, US, Russia, Canada, Europe, and etc. So several countries have pooled their resources and they have joined their hands. They had joined their hands and they launched this International Space Station in the low Earth orbit of the Earth, and it is serving as the main research lab in the space for the entire world. Okay, so and astronauts go to that International Space Station to conduct research in space like conditions. Okay, so they also go to that particular lab and they go for spacewalks also from that space station. Okay, so now Nauka will be there and it will be attached to the Zvezda module, which is also the Russian module, which provides life support systems to the cosmonauts who go to this ISS, and this Nauka will be attached to it, and it will help the cosmonauts to conduct research as well as to leave the ISS for spacewalks. Okay, so this ISS is basically a large spacecraft which remains in low Earth orbit, and it's a very large laboratory in space, and more than 240 people have gone to this ISS
till now they have conducted almost 3000 research investigations, and these research disciplines range from biology, human physiology, physical, material and space sciences. Okay, so now let us see the next topic, which is 84 कोस परिक्रमा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अयोध्या के आसपास 84 कोस परिक्रमा है उसको जो है नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है. तो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखते हैं. 3 तरह की वहाँ पर कोस की परिक्रमा होती है. एक होती है 5 कोस परिक्रमा जो कि 15 किलोमीटर की है. एक होती है 14 कोस की परिक्रमा जो कि 42 किलोमीटर की है. और एक है 84 कोस की परिक्रमा जो कि 275 किलोमीटर की है. ठीक है, और ये सब जो है परिक्रमा क्या होता है, आपको चक्कर लगाना. ठीक है, तो लॉर्ड राम से रिलेटेड जो मेन साइट्स हैं उसके आसपास जो है उसके चक्कर लगाने के लिए जो परिक्रमा की जाती है वो ये सारी होती हैं 5 कोस, 14 कोस और 84 कोस. तो 84 कोस जो 275 किलोमीटर की है उसको सेंट्रल हाईवे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, नेशनल हाईवे. ठीक है, तो पहले जो अयोध्या का नाम था वो कोशल देश था. ठीक है, कोशाल देश, जो कि 48 कोस में जो स्प्रेड था और उसको बाद में वो 84 कोस में जो वो बढ़ा दिया गया था. ठीक है, तो इसकी परिक्रमा जो कोशाल देश की जो परिक्रमा है 84 जो कोस की, उसी को ही जो है वो ये अब हम 84 कोस की परिक्रमा की जाती है. तो मतलब कोशाल देश की जो परिक्रमा थी वही 84 कोस की परिक्रमा है. ठीक है, तो 14 कोस वाली जो परिक्रमा है वो बेसिकली अयोध्या सिटी जो मेन है उसकी परिक्रमा की जाती है, जो वो मेन अयोध्या सिटी की परिक्रमा है. ठीक है, 5 कोस की जो परिक्रमा है वो जो राम जी का मेन किंगडम था उसके आसपास की परिक्रमा है. जो 84 कोस की है वो पूरे के पूरे कोशाल देश की परिक्रमा है. ठीक है, तो अब कहा जाता है हिंदू के ऐसे माइथोलॉजी में कहा जाता है कि अगर इसकी कोई परिक्रमा कर लेता है तो उसको जो है 84 लाख रीबर्थ जो होते हैं ना, योनि मतलब लाइव्स, रीबर्थ जो होते हैं, आपको 84 लाख बार आपको रीबर्थ होके उसके बाद आप ह्यूमन फॉर्म में आते हो. तो वो उस रीबर्थ की जो एक आपकी जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाता है अगर आप इसको इस 84 कोस की परिक्रमा को कर लेते हो तो. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है. ठीक है, अब परिक्रमा जो है वो इस बारे में देखते हैं 84 कोस की परिक्रमा की क्या सिग्निफिकेंस है. तो जो किंग दशरथ थे जो कि राम जी के पिताजी थे, तो उन्होंने एक पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने सन जो गॉड्स थे उनसे सन मांगे थे. ठीक है, तो जब उनको ये सन हो गए थे, ऑफ कोर्स 4 सन हुए थे 3 वाइफ से, तो उसके बाद जो 84 कोस की परिक्रमा है ये उसी एरिया से शुरू होती है जहाँ पर ये पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया था. ठीक है, तो मखौरा उस जगह का नाम है अब वो एरिया को मखौरा कहते हैं बस्ती में, वहाँ से ही ये शुरू होती है और वहीं पर ये ख़त्म हो जाती है. ठीक है, अब 84 कोस की परिक्रमा जो हिंदू मंथ कार्तिक मंथ होता है उसमें करनी शुरू करते हैं लोग. ऑफ कोर्स इसको सिर्फ ज़्यादातर जो है वो साधु ही करते हैं क्योंकि 275 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो आम लोग इसको जनरली नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो उस सीज़न में इसको किया जाता है और उस सीज़न में इसको कंप्लीट किया जाता है. सिर्फ थोड़े से इसमें आपको कुछ जो है वो जैसे कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, तो ये जनरली इसको साधु लोग ही फॉलो करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 84 कोस परिक्रमा. So central government has decided that this 84 कोस परिक्रमा मार्ग will be declared as the national highway of near Ayodhya. So there is religious significance also. So there are 3 types of parikramas in Ayodhya: 5 course, 14 course and 84 course. Okay, so this 84 course parikrama is about 275 kilometers long, and all these course parikramas are linked to Lord Ram. Okay, so initially this Ayodhya was called as Kushal Desh. It was spread over 48 course initially, but it was later expanded to 84 course. So this 84 course parikrama is basically the circumambulation. So this circumambulation means traveling in a circle or a distance of this 84 course. So 84 course is basically 275 kilometers. So when you cover the entire perimeter of this Kushal Desh, it is called circumambulation of this Kushal Desh, which is 84 course long. Okay, so in course when you convert this course in kilometers, it comes out to be 274 kilometers. So this 84 course parikrama is basically the parikrama of Kushal Desh. Okay, so
there are three types of parikramas like I've told you. So 14 course parikrama is the parikrama of main Ayodhya city. The 5 course parikrama is basically the parikrama of inner circle of the Ram's kingdom, which is located in Ayodhya. And this 84 course is of course Koshal Desh as the entire kingdom's parikrama. Okay, so that's why we believe this Hinduism believes that 84 course parikrama frees a person from the obligation of completing 84 rebirths or lives, after which you get the human form. And if you do this 84 course parikrama, you are freed from this obligation of completing 84 lakh yonis. Okay, so this parikrama is believed to be uh, uh, emanating from the belief that King Dashrath performed a Putra Yeshthi Yajna and to seek sons from the gods. And where this yajna was performed, this parikrama starts from that very location, which is now called Makhori in Basti, and it starts with this parikrama starts with this location and ends also at this same location. So it is almost about it lasts for almost about 22 days, and mostly not normal people cannot do it, of course, because it's 275 kilometers long, and there are strong rituals and strong rules which are to be followed during this entire 22 days parikrama. That's why only major sadhus perform this parikrama around the city of Ayodhya. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.